तो हेलो दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं बिहार बोर्ड के क्लास 12th का इंग्लिश। जो पहला चैप्टर है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो ये बिहार बोर्ड का इंग्लिश है, पहला चैप्टर इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये क्लास 12th का है। तो आज हम देखेंगे चैप्टर 1 का ऑथर इंट्रोडक्शन। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का जो ऑथर इंट्रोडक्शन है, इसका हम पहले देखेंगे कि जो लेखक है महात्मा गांधी जी, इनका जन्म कब हुआ था, मृत्यु कब हुआ था, तो क्या क्या लिखे हैं, किसके बारे में ये चैप्टर है, ये सब इसका पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। तो ये पहला चैप्टर है, इसका ऑब्जेक्टिव, समरी, सब्जेक्टिव, एक्सप्लेन जो 4 मार्क्स का पूछता है एग्ज़ाम में, वो सब भी आपको मिलेगा। तो आज हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये लेसन 1 है, चैप्टर 1 है, ये चैप्टर 1 है। तो देखते हैं, इंडियन मतलब होता है भारतीय, सिविलाइजेशन एंड कल्चर। सिविलाइजेशन का मतलब होता है सभ्यता, इंडियन मतलब भारतीय, सिविलाइजेशन मतलब सभ्यता, और कल्चर मतलब संस्कृति। तो महात्मा गांधी जी ये चैप्टर का नाम रखे हैं कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति, यानी भारत में जो हमारा कैसा सभ्यता है, कैसा संस्कृति है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताने वाले हैं। तो इस चैप्टर का नाम ही है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, कि भारत की हमारा सभ्यता कैसा है और संस्कृति कैसा है। और इस चैप्टर को लिखे हैं महात्मा गांधी जी। तो पहले इनका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। जन्म कब हुआ, इनका पूरा नाम क्या है, कैसे मृत्यु हुआ, कब मृत्यु हुआ, कब से कब तक ये भारत के पॉलिटिक्स पर राज किए, समाज सेवा किए, क्या क्या लिखे हैं, तो यहीं आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं, मोहनदास करमचंद गांधी, महात्मा गांधी जी का पूरा नाम था मोहनदास करमचंद गांधी, और इनका जन्म हुआ था 1869 में और मृत्यु हुआ था 1948 में। पॉपुलरली नॉन एज बापू, पॉपुलरली का मतलब होता है लोकप्रिय, नॉन मतलब जानना, यानी ये लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं बापू के रूप में। महात्मा गांधी जी लोकप्रिय रूप से ये प्रसिद्ध थे, जाने जाते थे किस रूप में, तब बापू के रूप में ये लोकप्रिय रूप से जाने जाते हैं। द फादर ऑफ द नेशन, और राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं। महात्मा गांधी जी ये राष्ट्रपिता के रूप में भी जाने जाते हैं और बापू के रूप में भी जाने जाते हैं। तो ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि महात्मा गांधी जी किस रूप में जाने जाते हैं, किस रूप में नॉन है, तो ये बापू के रूप में, और फादर ऑफ द नेशन, राष्ट्रपिता के रूप में भी इनको जाना जाता है। वॉज मोर अ स्पिरिचुअल लीडर, ये एक आध्यात्मिक नेता थे। स्पिरिचुअल का मतलब होता है आध्यात्मिक, लीडर मतलब होता है नेता, और मोर मतलब अधिक। ये स्पिरिचुअल लीडर थे, आध्यात्मिक नेता थे। देन तुलना में अ पॉलिटिशियन, यानी राजनीतिज्ञ से ज़्यादा वो आध्यात्मिक नेता थे। पॉलिटिक्स से ज़्यादा, पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो स्पिरिचुअल लीडर थे। ये भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि पॉलिटिशियन से ज़्यादा वो क्या थे, तो स्पिरिचुअल लीडर थे, यानी राजनीति से ज़्यादा वो जो है आध्यात्मिक नेता थे। समाज सुधार, समाज के प्रति अत्यधिक काम करते थे। ही सक्सेसफुली, वह सफलतापूर्वक प्रयोग किए, यूज्ड मतलब प्रयोग करना। ही सक्सेसफुली यूज्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, वह सफलतापूर्वक प्रयोग किए सत्य और अहिंसा का। नॉन वायलेंस का मतलब होता है अहिंसा, और अहिंसा का मतलब होता है खून खराबा न करना, खून खराबा न करना। तो ये जो है सत्य और अहिंसा से एज द चीप वीपन्स कहने का अर्थ है मुख्य हथियार। जैसे कोई राजा होता है या कोई राज्य पे अधिकार जमाने के लिए खून खराबा करता है, गोली बारूद चलाता है, लेकिन ये चीप वीपन्स के रूप में, ये मुख्य हथियार के रूप में गोली बारूद और खून खराबा नहीं किए, बल्कि वो अहिंसा रूप से जो है वो आंदोलन किए, विरोध किए, और सत्य और अहिंसा से वो जो है विरोध किए। यही दोनों हथियार इनका माना जाता है
यही दोनों हथियार है, सत्य और अहिंसा। जो खून खराबा नहीं किए, वो सत्य और अहिंसा से बिना खून खराबा किए ही वो देश को आज़ाद कराएं, आंदोलन किए। यही इनका चीफ वेपन्स माना जाता है, मुख्य हथियार माना जाता है। और इसका प्रयोग अगेंस्ट, विरोध, किसके विरुद्ध इसका प्रयोग किए थे? द ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेज थे उनका जो रूल था, उन्हीं के विरुद्ध ये जो है हथियार के रूप में ट्रूथ और नॉन वायलेंस का प्रयोग किए थे। गोली बारूद का, खून खराबा का प्रयोग न करके वो सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए ब्रिटिश रूल के विरुद्ध। जो ब्रिटिश रूल हम पे अत्याचार कर रहे थे, जुल्म कर रहे थे, इसके विरुद्ध ये सत्य और अहिंसा का प्रयोग किए। इन इंडिया एंड हेल्प्ड इंडिया गैन इंडिपेंडेंस, और यही जो है मदद किया इंडिया को गेन करने में, स्वतंत्र बनाने में, देश को आज़ाद कराने में, इंडिपेंडेंस बनाने में, यही दोनों जो है हमारा मदद किया देश को आज़ाद कराने में। यही मदद किया देश को आज़ाद कराने में ट्रूथ और नॉन वायलेंस। इंडिपेंडेंस मतलब आज़ाद कराना, स्वतंत्र कराना, यही इंडिया को स्वतंत्र कराने में, इंडिपेंडेंस कराने में मदद किया। फ्रॉम 1915 टिल 1948 ही कम्प्लीटली डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स। 1915 से 1948 तक कम्प्लीटली, पूरी तरह से डोमिनेटेड इंडियन पॉलिटिक्स, वो राज किए, डोमिनेट किए। महात्मा गांधी जी 1915 से 1948 तक भारत की राजनीति पर वो डोमिनेट किए। डोमिनेटेड मतलब होता है राज करना। तो वो कब से कब तक राज किए? तो 1915 से 1948 तक। ये ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है। ही डाइड एट द हैंड्स ऑफ फैनेटिक, और उनको मार दिया गया। वो खुद से नहीं मरे थे, उनको मारा गया था। उनका डाइड हो गया, मृत्यु हो गया हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक। हैंड्स ऑफ अ फैनेटिक का मतलब होता है कट्टरपंथी। अब कट्टरपंथी मतलब अपने ही लोग थे। ये जो कट्टरपंथी, जो हैंड्स ऑफ फैनेटिक कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है कट्टरपंथी, जो अपने ही लोग इनको मार दिए थे, इनको मारा गया था। ऑन 30 जनवरी 1948, यानी इनका मृत्यु हुआ था 30 जनवरी 1948 में। वो भी हैंड्स ऑफ फैनेटिक के द्वारा, कट्टरपंथी के द्वारा, अपने ही लोगों द्वारा इनको मार दिया गया था। हीज ऑटोबायोग्राफी, इनका एक आत्मकथा है जिसका नाम है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। कभी ऑब्जेक्टिव पूछ ले कि माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ जो है किसके द्वारा लिखा गया है, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखा गया है। और इनका ये क्या है, तो ये एक ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब होता है आत्मकथा, और आत्मकथा का मतलब होता है जैसे मैं कोई कविता लिखूं और मैं खुद के बारे में लिखूं, उसको कहते हैं ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। और एक होता है बायोग्राफी। बायोग्राफी मतलब होता है कथा, जो हम लिखे और किसी दूसरे के बारे में लिखा जाए तो वो होता है बायोग्राफी। और ऑटोबायोग्राफी मतलब हम लिखे और अपने खुद के बारे में लिखे, वो होता है ऑटोबायोग्राफी। तो ये इनका आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। एंड द ह्यूमरस आर्टिकल्स दैट, सॉरी ह्यूमरस ने नंबरस है, नंबरस मतलब अनेक, आर्टिकल्स वो अनेक आर्टिकल्स भी लिखे हैं। दैट ही रोट फॉर यंग इंडिया, जैसे में यंग इंडिया। यंग इंडिया इनका क्या है, आर्टिकल है। ये बहुत सारे आर्टिकल लिखे हैं। नंबरस मतलब अनेक, अनेक आर्टिकल लिखे हैं, जिसमें से एक यंग इंडिया यहाँ पे दिया गया है। यंग इंडिया किसके द्वारा लिखा गया, तो महात्मा गांधी जी के द्वारा। एंड द स्पीचेस दैट ही डिलीवर्ड ऑन डिफरेंट ओकेजन। स्पीचेस कहने का अर्थ है भाषण, वो भाषण दिए। डिलीवर्ड मतलब होता है देना, ऑन डिफरेंट मतलब अलग अलग, ओकेजन मतलब अवसर। तो वो भाषण भी दिए, आंदोलन कर रहे थे देश की आज़ादी के प्रति, ब्रिटिश रूल के विरुद्ध, अगेंस्ट में ये आंदोलन कर रहे थे। तो ये बहुत सारे भाषण भी दिए लोगों को जागरूक करने के लिए। डिलीवर मतलब देना, बहुत सारे भाषण दिए, डिफरेंट अलग अलग प्रकार से वो भाषण दिए। ओकेजन मतलब अवसर, यानी जब जैसा अवसर था
वैसे वैसे डिफरेंट डिफरेंट जो है भाषण दिया करते थे। हर एक जो है अलग अलग अवसर पर ये अलग अलग भाषण दिया करते थे। जब जैसा विरोध करने का तरीका था, जब भाषण देते थे अलग अलग डिफरेंटली हर एक अवसर पे। रिवील हिम नॉट ओनली एज एन ओरिजिनल थिंकर, ये सिर्फ ओरिजिनल थिंकर ही नहीं माने जाते हैं। ओरिजिनल थिंकर मतलब होता है वास्तविक, मतलब जो अपने वास्तविक विचार, वास्तविक विचारक। ये सिर्फ वास्तविक विचारक ही नहीं थे, ओरिजिनल थिंकर ही नहीं थे, बट ऑल्सो एज अ ग्रेट मास्टर ऑफ चेस, ये जो है एक ग्रेट मास्टर माने जाते थे। ये जो है ग्रेट मास्टर माने जाते थे। आइडियोमेटिक इंग्लिश, किसके ग्रेट मास्टर माने जाते थे? द आइडियोमेटिक। आइडियोमेटिक का मतलब होता है मुहावरेदार। ये मुहावरेदार अंग्रेजी के ये जो है ग्रेट मास्टर भी माने जाते हैं। अंग्रेजी के मुहावरेदार यानी ये अनुवादक भी थे। ये देश की सेवा के साथ साथ अंग्रेजी के मुहावरा भी करते थे, आइडियोमेटिक भी करते थे। तो ये अंग्रेजी के मुहावरेदार एक ग्रेट मास्टर माने जाते हैं, महान मास्टर माने जाते हैं। ये अंग्रेजी को आइडियोमेटिक भी करते थे, अनुवाद भी करते थे इंग्लिश को। इन द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट, जो निम्नलिखित यहाँ पे निचोड़ यहाँ पे दिया गया है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, ये जो है ये एक निचोड़ है। यह जो है हम पढ़ रहे हैं इंडियन सिविलाइजेशन जो पढ़ रहे हैं, ये एक निचोड़ है। गांधी जी टॉक अबाउट, गांधी जी कहते हैं, टॉक मतलब कहना, अबाउट के बारे में, द साउंड फाउंडेशन ऑफ इंडिया सिविलाइजेशन, यानी गांधी जी कहते हैं, किसके बारे में कहते हैं? तो इंडिया के फाउंडेशन के बारे में। फाउंडेशन का मतलब होता है नींव, कि जो भारत की जो फाउंडेशन है, जो नींव है, जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, विच हैज सक्सेसफुली, वो सफलतापूर्वक, विथ स्टूड द पैसेज ऑफ टाइम, वो अभी भी क्या है? स्थिर है, विथ स्टूड है। यानी गांधी जी हमारी भारत की नींव के बारे में कहते हैं। हमारे भारत की जो नींव है, फाउंडेशन है, और जो सभ्यता है, जो सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक अभी भी स्थिर है। द पैसेज ऑफ टाइम, समय के गुजरने के साथ भी बहुत सारे देश बर्बाद हो गए, बहुत सारे देशों का सभ्यता धीरे धीरे समय के गुजरते हुए वो सारी सभ्यता खत्म हो गई। अदरवाइज जितने भी नेशन थे, जितने भी देश थे, लेकिन भारत का सभ्यता अभी भी विथ स्टूड है, अभी भी स्थिर है, जैसा पहले सभ्यता था। समय के साथ साथ, समय के गुजरने के साथ भी अभी भी हमारा सभ्यता क्या है? तो स्थिर है। द वेस्टर्न सिविलाइजेशन, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, विच हैज़ द टेंडेंसी, वो झुका हुआ है, मतलब वो अत्यधिक फॉलो करता है, झुका हुआ है। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, जो पश्चिमी सभ्यता है, वो अत्यधिक झुका है, ज़्यादा फॉलो करता है। प्रिविलेज मटेरियलिटी, यानी वो मटेरियलिटी को ज़्यादा फॉलो करता है। मटेरियलिटी कहने का अर्थ है भौतिकवाद, यानी वो मशीनरी चीज़ पे ज़्यादा डिपेंड करता है, मशीनरी चीज़ का ज़्यादा यूज करता है, ज़्यादा वो अत्यधिक जो है उसी पे डिपेंड है। वेस्टर्न सिविलाइजेशन जो है मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है, ज़्यादा मशीनरी चीज़ यूज करता है। कैनॉट मैच, और वेस्टर्न का जो सिविलाइजेशन है, पश्चिमी सभ्यता है, इसे मैच नहीं कराया जा सकता, तुलना नहीं करा सकते हैं द इंडियन सिविलाइजेशन, भारत की सभ्यता से। दैट एलिवेट्स द मोरल बीइंग, क्योंकि जो भारत की सभ्यता है ना, वो मोरल बीइंग पे डिपेंड करता है। मोरल बीइंग कहने का अर्थ है नैतिकता पर। हमारी भारत की सभ्यता ये नैतिकता पे डिपेंड करता है, मोरल बीइंग पर। लेकिन पश्चिम की सभ्यता जो है वो मटेरियलिटी पे डिपेंड करता है। मटेरियलिटी कहने का अर्थ है भौतिकवाद, ज़्यादा टेक्नोलॉजी चीज़ यूज करता है। हम लोगों का जो पहले का जो कल्चर था, जो सिविलाइजेशन था, वो अभी तक चलता आ रहा है। तो महात्मा गांधी जी यही कहना चाहते हैं कि भारत की जो सभ्यता है वो समय के गुजरने के साथ साथ भी अभी भी हमारा अभी भी स्थिर है।
जैसे पहले था वैसा है। तो ये हुआ ऑथर इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं बारी बारी से पैराग्राफ। पहला पैराग्राफ है, आई बिलीव दैट, महात्मा गांधी जी कहते हैं कि आई बिलीव दैट, मैं मानता हूं, आई बिलीव दैट, मैं मानता हूं कि सिविलाइजेशन, जो सभ्यता है, इंडिया हैज इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी बीटन इन द वर्ल्ड। महात्मा गांधी जी कहते हैं जो हमारा भारत की जो सभ्यता है, मुझे विश्वास है, मुझे बिलीव है, यहाँ पे बिलीव का मतलब होता है विश्वास, मुझे विश्वास है, मुझे बिलीव है कि जो सभ्यता है, भारत की जो सभ्यता है, वो अभी भी विकसित है, इवॉल्व्ड है। इज नॉट टू बीटेन, उसे कोई भी हरा नहीं सकता, उसे कोई भी पराजित नहीं कर सकता। इन द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में। हमारा जो भारत की जो सभ्यता है, भारत की सभ्यता जो अभी भी विकसित है, इसे पूरी दुनिया में कोई भी बीटे नहीं कर सकता, कोई भी नहीं हरा सकता। कहने का ये मतलब है कि भारत की जो हमारी सभ्यता है, वो पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसी सभ्यता नहीं है, और इस सभ्यता का मुकाबला कोई नहीं कर सकता है, जो हमारे भारत में जो ये विकसित हुआ है सभ्यता। नॉथिंग कैन इक्वल द सीड्स सोन बाई आवर एंसेस्टर्स। नॉथिंग मतलब कोई भी नहीं, कैन इक्वल, इक्वल मतलब बराबरी, सीड्स मतलब होता है बीज, सोन मतलब होता है बोना, बाई आवर एंसेस्टर्स, हमारे, आवर एंसेस्टर्स का मतलब होता है हमारे पूर्वज, एंसेस्टर मतलब होता है पूर्वज, आवर मतलब हमारे। तो हमारे जो पूर्वजों ने जो बीज बोया है, सीड्स मतलब होता है बीज और सोन मतलब बोना, हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है, इसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। नॉथिंग मतलब कोई नहीं, इक्वल मतलब बराबरी। तो हमारे पूर्वजों ने जो बीज बोया है, इसका बराबरी कोई नहीं कर सकता है। कहने का ये मतलब है कि पूर्वजों ने जो सभ्यता संस्कृति लागू किया है, जो सभ्यता संस्कृति हमारे दादा परदादा द्वारा जो है लागू किया गया था, उस समय से चलता जो आ रहा है, उस सभ्यता संस्कृति का कोई भी बराबरी नहीं कर सकता है। सारी मतलब अदरवाइज सारे देश के सभ्यता जो है धीरे धीरे समय के अनुसार वो मिटता चला गया, वो खत्म होते चला गया, वैनिश हो गया। लेकिन हमारे भारत की सभ्यता जो है अभी भी वो जो वैसे ही चलता आ रहा है। तो दूसरे देश के सभ्यता के कंपेयर में हमारी सभ्यता बेटर है, भारत की सभ्यता अच्छा है। तो कहते हैं कि जो हमारे पूर्वजों ने जो सभ्यता लागू किया है, जो बीज बोया है भारत में, वो कभी खत्म नहीं होगा, कोई बराबरी नहीं कर सकता है। भारत की सभ्यताओं को, भारत की सभ्यता यानी जो सभ्यता जो संस्कृति था, इसका बराबरी करने में बहुत सारे देश मिट गए। हमारे जैसे कल्चर और सिविलाइजेशन, संस्कृति और सभ्यता को बनाने में बहुत सारे देश मिट गए। जैसे रोम मिट गया, हमारे बराबरी करने में ही रोम क्या हो गया, मिट गया। वो अब इस दुनिया में मतलब कहने का तो उसका सभ्यता जो है खत्म हो गया, पहले जैसा उसका सभ्यता नहीं है, हमारे बराबरी करने में ही उसका सभ्यता खत्म हो गया। ग्रीस का जो है वही हाल हुआ, जो पश्चिमी देश का हाल हुआ वही ग्रीस का हाल हुआ। तो ग्रीस शेयर्ड द सेम फैट द माइट ऑफ द फेराहस वाज ब्रोकन। यानी जो ग्रीस जो था, जो ग्रीक जो हमारा वो देश है, सेम फैट उसका भी वही हाल हुआ, वो जो है पश्चिमी देशों जैसा बन गया। रोम जैसे मिट गया, वेंट हो गया, उसका सभ्यता मिट गया, बर्बाद हो गया, वैसे ही ग्रीस का भी वही हाल हुआ, सेम फेट। और द माइट ऑफ द फेराहस, फेराहस इजिप्ट के राजा थे, फेराहस इजिप्ट के
राजा थे और इनका जो बल था, इन्हें बहुत ही बलवान माना जाता था दुनिया में। इनका जो बल है, जो माइट है, ये इनका ब्रोकन हो गया, टूट गया। हमारे ही भारत की सभ्यता के बराबरी करने में इनका जो बल था वो टूट गया। वो हमारी सभ्यता का बराबरी करना चाहते थे, हमारी सभ्यता जैसे वो अपना भी सभ्यता विकसित करना चाहते थे, लेकिन हमारी सभ्यता का बराबरी करने में ही ये फ़ायराहोस जो राजा थे इजिप्ट का, बहुत ही इनके पास शक्तियाँ थी। कहने का मतलब है शक्तियाँ नहीं, बहुत ही बलवान थे। तो इनका भी शक्ति, मतलब इनका जो माइट है, जो शक्ति है, वो भी ब्रोकन हो गया। जापान हैज़ बिकॉम, जापान जो है बन गया, बिकॉम मतलब बनना, जापान बन गया वेस्टर्नाइज्ड। जापान किसके जैसे बन गया? तो वेस्टर्नाइज हो गया। जो हाल पश्चिमी देश का हुआ, जापान का भी वही हाल हुआ। वो भी जो है धीरे धीरे उसका भी सभ्यता खत्म हो गया। ऑफ चाइना नॉथिंग कैन बी सैड, और चाइना के बारे में तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। चाइना का बहुत ही बुरा हाल हुआ, ऐसा हाल हुआ कि उसके बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। बट इंडिया इज स्टिल, लेकिन जो भारत की जो सभ्यता है ना, भारत की जो सभ्यता है वो अभी भी स्टिल है, अभी भी स्थिर है। सम हाउ और अदर, किसी ना किसी तरह, साउंड एट द फाउंडेशन, अपने नींव पर जो है वो टिका हुआ है। जो भारत की सभ्यता है वो अभी भी स्टिल है, सम हाउ और अदर, किसी ना किसी तरह भारत की सभ्यता भी स्टिल है, स्थिर है। साउंड एट द फाउंडेशन यानी अपने नींव पर, जैसी पहले हम यानी हमारी जो पहली सभ्यता थी उसी तरह की सभ्यता जो है किसी ना किसी तरह वो अभी भी वो स्थिर है अपने नींव पर। द पीपल ऑफ यूरोप, ये जो यूरोप के जो पीपल है, यूरोप के जो पीपल है, यूरोप के जो लोग हैं, लर्न सीखते हैं, देयर लेसन फ्रॉम द राइटिंग ऑफ द मेन ऑफ ग्रीस और रोम। यानी यूरोप के जो लोग हैं, द पीपल ऑफ यूरोप, यूरोप के जो लोग हैं ये लर्न करते हैं, सीखते हैं। किसके लेसन से सीखते हैं? तो देयर लेसन ग्रीस और रोम, ग्रीस और जो देश जो रोम है, ग्रीक और रोम जो देश है, इनके पाठ से ये जो है सीखते हैं। यूरोप के लोग सोचते हैं कि ग्रीक जैसे विकसित हो गया, जैसे डेवलप हुआ, और रोम जैसे विकसित हो गया, डेवलप हुआ, तो जैसे ये जो काम ये कर रहे हैं, जैसे ये मतलब अपने हिसाब से चल रहे हैं और रोम जिस हिसाब से चल रहा है, अगर इन दोनों के हम कॉपी कर लें, इन दोनों का हम नकल कर लें, तो हम भी जो है इस दुनिया में मतलब डेवलप हो सकते हैं, इनके जैसे ही बन जाएंगे। तो यूरोप इन्हीं का जो है कॉपी करता था, रोम और ग्रीस देश का जो है कॉपी करता था, इन्हीं से सीखता था कि हम भी इन्हीं के जैसे विकसित हो जाएंगे, इनसे सीखेंगे, तो इनके पाठ से ये सीखता था। विच एक्सिस्ट नो लॉन्गर इन देयर फॉर्मर ग्लोरी, और ये जो है अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है, जो अपने पूर्व महिमा में मौजूद नहीं है। इन ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम देम, और वो क्या करते हैं? सीखने की कोशिश करते हैं। वो सीखने की कोशिश करते हैं किन से? यूरोप के लोग जो यूरोप के जो लोग हैं वो ग्रीक और रोम के पाठ से सीखने की कोशिश करते हैं। द यूरोपियंस इमेजिन, और यूरोपियंस ने ऐसा इमेजिन कर लिया है, ऐसा मतलब इमेजिन किया है, यूरोपियन ने ऐसा मान बैठा है दैट कि दे विल अवॉइड, अवॉइड मतलब बचना, द मिस्टेक ऑफ ग्रीक एंड रोम। तो यूरोप ऐसा इमेजिन किया है, ऐसा माना है कि हम इसके लेसन से सीखेंगे तो हम बहुत ही डेवलप हो जाएंगे, बहुत ही महान हो जाएंगे। लेकिन ये कभी नहीं सोचा कि अगर ये गलती करेंगे तो हम भी गलती करेंगे, अगर ये बर्बाद होंगे तो हम भी बर्बाद होंगे। तो ये मान लिया है कि हम इनके गलतियों से बच जाएंगे, और ये अच्छे काम कर रहे हैं तो इनके अच्छे काम से हम भी विकसित हो जाएंगे। ये ऐसा यूरोपियन का मानना है।
तो ये जब गलती करेंगे तो ये भी गलती करेगा, यूरोप भी गलती करेगा, जब ये बर्बाद होंगे तो ये भी बर्बाद होंगे। तो ये बहुत ही मतलब ये इमेजिन कर चुके हैं कि हम इनके गलतियों से बच जाएंगे और इनकी तरह हम भी विकसित हो जाएंगे। सच इज देयर पिटिएबल कंडीशन, यही इनका क्या है, दयनीय स्थिति है, यही इनका दयनीय स्थिति है। दूसरे का नकल कर रहा है यूरोप कि हम भी विकसित हो जाएंगे, डेवलप हो जाएंगे, हमारा भी स्थिति अच्छा हो जाएगा। पैराग्राफ 2। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर भी करिएगा। इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस इंडिया रिमेन्स इमोवल, और इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, और इन सब के बीच पूरी दुनिया में जितने भी देश थे उनकी सभ्यता धीरे धीरे मिट ही रहा था, खत्म हो ही रहा था। और इन सब के बीच भारत अभी तक वो इमोवल रहा, भारत की सभ्यता को कुछ नहीं हुआ, भारत की सभ्यता अभी भी इमोवल रहा। रिमेन मतलब रहना और इमोवल मतलब अटल, अभी भी हमारी सभ्यता अटल रहा। एंड और दैट इज हर ग्लोरी, अपने गौरव में हमारे देश की जो गौरव है, जो ग्लोरी है, अपने ग्लोरी में अभी भी हमारी सभ्यता जो है इमोवल रहा, अटल रहा। इट इज अ चार्ज अगेंस्ट इंडिया दैट हर पीपल, और ऐसा इंडिया के लोगों पर उनके विरुद्ध एक चार्ज किया जाता है, मतलब आरोप लगाया जाता है। चार्ज कहने का अर्थ है आरोप लगाना। तो भारत के लोगों पर एक चार्ज लगाया जाता है, कहने का मतलब है आरोप लगाया जाता है। दूसरे देश के लोग जो है आरोप लगाते हैं, जो इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोगों पर आर सो अनसिविलाइज्ड, कहते हैं कि जो भारत के लोग हैं अनसिविलाइज्ड है, अशिक्षित है, पढ़े लिखे नहीं हैं, अनसिविलाइज्ड है। और कहते हैं इग्नोरेंट, अज्ञानी हैं। एंड स्टॉलिड कहने का अर्थ है बेवकूफ़ है। दूसरे देश के लोग जो है कहते हैं कि ये इंडिया के लोग जो है अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है, ये अनसिविलाइज्ड है, असभ्य है। इग्नोरेंट, ये अज्ञानी है, पढ़े लिखे नहीं हैं। और स्टॉलिड, बेवकूफ़ है। यानी ऐसे हम लोगों पर आरोप लगाया जाता है। दूसरे देश के लोग कहते हैं कि ये लोग अज्ञानी हैं, असभ्य है, बेवकूफ़ है, इन लोगों को कुछ नहीं आता है, इसीलिए ये मशीनरी चीज विकसित नहीं कर रहे हैं। दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। टू इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, ऐसा दूसरे देश के लोगों का कहना है कि ये अशिक्षित है, अज्ञानी है और बेवकूफ़ है, और उन्हें किसी भी परिवर्तन को अपनाने के लिए प्रेरित करना संभव नहीं है। उन्हें एडॉप्ट करना, कोई भी मान लीजिए कोई भी परिवर्तन करना है तो कोई भी परिवर्तन के लिए उन्हें समझाना कोई भी मतलब योग्य नहीं है, कोई परिवर्तन ही नहीं करते हैं। जैसे सभ्यता है वैसे ही सभ्यता में रह जाते हैं। लोगों का कहना यह था कि हम लोग मशीनरी चीज़ विकसित नहीं कर रहे हैं, लेकिन महात्मा गांधी जी का कहना यह था अगर हम मशीनरी चीज़ का विकसित किए तो हम उस मशीनरी चीज़ का गुलाम हो जाएंगे, स्लैब्स हो जाएंगे। आज हम गुलाम हो ही गए हैं। मोबाइल हो या कभी फ़ैन हो, लाइट कट जाता है तो हवा की परेशानी होने लगती है, मतलब हर एक चीज़ मशीनरी का हम लोग बहुत ही गुलाम हो चुके हैं। तो वहीं दूसरे देश के लोग कहते हैं कि ये असभ्य है, अज्ञानी है, बेवकूफ़ है और पॉसिबल ही नहीं है, संभव ही नहीं है। इंड्यूस देम टू एडॉप्ट एनी चेंजेस, कि वो कोई भी चीज़ में परिवर्तन कर सके, कि मतलब कोई टेक्नोलॉजी वो विकसित कर सके, कोई मशीनरी चीज़ को डेवलप कर सके, वो ऐसे कोई मतलब भारत के लोग नहीं कर पाएगा। ऐसा जो है चार्ज किया जाता है, ठीक है, ऐसा आरोप लगाया जाता है। इट इज़ अ चार्ज, और ये जो चार्ज है, ये जो मतलब आरोप लगाया गया है दूसरे देश के द्वारा, रियली अगेंस्ट आवर मेरिट,
महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ये जो आरोप लगाया गया है वास्तव में यह हमारे योग्यता के खिलाफ आरोप है, हमारी योग्यता के खिलाफ आरोप है। What we have tested and found true on the anvil of experience। अब महात्मा गांधी जी अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से, अनुभव के निहाई पर जब वो परखते हैं, एनविल मतलब होता है निहाई, अपने अनुभव के निहाई पे परखते हैं तो वो पाते हैं कि वी डेयर नॉट चेंज मैनी ट्रस्ट मैनी ट्रूथ देयर एडवाइस ओपन इंडिया। जब वो अपने अनुभव से, अपने एक्सपीरियंस से, अपने अनुभव से जब वो परखते हैं तो वो उनको ये पता चल जाता है परखने के बाद कि ये सही है, ये सही है। जो हमारे प्रति, हमारे विरोध में जो चार्ज लगाया जा रहा है, जो आरोप लगाया जा रहा है, वो टेस्ट किए महात्मा गांधी जी और फाउंड, वो पाए कि ये ट्रू, सही बात है। वो अपने अनुभव से महात्मा गांधी जी इसे टेस्ट किए और पाए कि ये सही बात है, ट्रूथ, सही बात है कि हमारे भारत में ऐसी चीज़ है कि वो बेवकूफ़ है, अज्ञानी है, असभ्य है, ये ऐसा है। महात्मा गांधी जी टेस्ट करते हैं। वी डेयर नॉट चेंज, और कहते हैं कि हमें बदलने की साहस ना करें। महात्मा गांधी जी कहते हैं कि ठीक है, हम उस योग्य नहीं हैं, लेकिन हमें बदलने की साहस आप लोग ना करें। दूसरे देश के लोग जो हम पे आरोप लगा रहे हैं, आप हमें बदलने की कोशिश ना करें। मैंने ट्रूथ मेरी मैनी ट्रस्ट देयर एडवाइस, और जो एडवाइस है, जो सलाह है, वो हम पे थ्रस्ट मत करिए। थ्रस्ट का मतलब होता है थोपना। आप हम पे कोई सलाह मत थोपिए, थ्रस्ट मत करिए, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। आप हम पे कोई भी चीज़ एडवाइस वगैरह मत करिए कि आप ये करिए, आप डेवलप हो जाएंगे, मशीनरी चीज़ विकसित कर पाएंगे, आपका देश विकसित हो जाएगा, मशीनरी चीज़ ये डेवलप करेंगे। तो आप मुझे एडवाइस मत थोपिए हम लोगों पे, हम जैसे हैं वैसे ठीक है। ओपन इंडिया, तो कहते हैं महात्मा गांधी जी कि सही बात है कि हम लोग असभ्य हैं, अज्ञानी हैं, सही बात है। ये जब अपने अनुभव से, ये अनुभव से देखते हैं इंडिया के लोगों को, सही बात है। तो कहते हैं कि दूसरे देशों से कि आप हमें बदलने की कोशिश ना करें, अपनी सलाह हम पे मत थोपिए, कोई भी थ्रस्ट मत करिए अपनी सलाह को। एंड सी रिमेन स्टेडी, और सी रिमेन स्टेडी कहने का अर्थ है वो हमारी जो सुंदरता है वो अभी भी हमारा जो अभी स्थिर है, दिस इज़ हर ब्यूटी, वो अभी स्थिर है, स्टेडी है। हमारा जो ग्लोरी है अपने महिमा में ठीक है, हमारे हिसाब से हमारी सभ्यता सही है, दूसरे देश के अनुसार उनका टेक्नोलॉजी सही है, उनका मशीनरी चीज़ विकसित करना उनके अनुसार सही है, हमारे हिसाब से हमारा सभ्यता सही है, हमारा संस्कृति सही है, हम अपने स्थिति में ठीक है, हम जैसे हैं वैसे ठीक है, हमारी सुंदरता ठीक है, अभी भी स्थिर है। इट इज़ द सीट एंकर ऑफ आवर होप, यही हमारी उम्मीद की मुख्य आधार है, यही हमारी आशा है, यही हमारा आधार है कि हमारी जो जैसी सुंदरता है, हमारी सभ्यता जो है, जो संस्कृति है, जैसी भी हमारी ठीक है। आप हम पे जो है कोई भी अपना एडवाइस वगैरह थ्रस्ट मत करिए, कोई भी सलाह हमारे ऊपर न थोपे, हम जैसे हैं वैसे ठीक हैं। देखते हैं पैराग्राफ 3। पैराग्राफ 3 है, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, जो सभ्यता है, सभ्यता जो है वो मोड ऑफ कंडक्ट, वो एक आचरण है, विच जो पॉइंट आउट, जो दर्शाता है, पॉइंट आउट मतलब दर्शाना, टू मैन द पैथ ऑफ ड्यूटी, ड्यूटी मतलब कर्तव्य। तो सभ्यता जो होता है, ये सभ्यता जो हमारे भारत में विकसित है, ये जो सभ्यता होता है, इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट, ये आचरण है, ये हमारा एक आचरण है, मोड ऑफ कंडक्ट है, जो पॉइंट आउट करता है, जो दर्शाता है मैन ऑफ द पैथ ऑफ ड्यूटी, ये मनुष्य का जो
कर्तव्य का रास्ता है उसको दर्शाता है कि मनुष्य को, एक आदमी को क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनका कर्तव्य क्या है, उनके कर्तव्य के रास्ता को ये दर्शाता है। ये एक आचरण है मनुष्य का कि मान लीजिए हमसे बड़ा जो है उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए, छोटा है तो प्यार दुलार करना चाहिए, ये हमारा आचरण है। सभ्यता से ही हमें कोई भी व्यक्ति का जो है पता चलता है कि हमारा कर्तव्य क्या है। मनुष्य के कर्तव्य का रास्ता को ये शो करता है सिविलाइजेशन। परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, यानी कर है परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर कन्वर्टिबल टर्म्स, आर कन्वर्टिबल टर्म्स। तो कहते हैं कि कर्तव्यों का प्रदर्शन, परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, परफॉर्मेंस का मतलब होता है प्रदर्शन, जो कर्तव्य का जो प्रदर्शन है, और ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, ऑब्जर्वेंस कहने का अर्थ है पालन करना, और मोरालिटी मतलब नैतिकता, और नैतिकता का पालन करना ये एक कन्वर्टिबल टर्म्स है, ये परिवर्तनीय नियम है। कर्तव्यों का प्रदर्शन और नैतिकता का पालन करना ये कन्वर्टिबल टर्म्स माना जाता है, परिवर्तनीय नियम माना जाता है। हमें जो है पैथ ऑफ ड्यूटी जो है ये सिखाता है कौन? सभ्यता। टू ऑब्जर्व मोरालिटी इज टू अटेन मास्टरी ओवर आवर माइंड और एंड आवर पैशन, पैशन मतलब जुनून। तो नैतिकता जो है, नैतिकता का पालन करना ये हमारे मन और हमारे जुनून पर स्वामित्व प्राप्त करना है। पैशन कहने का अर्थ है जुनून, और माइंड कहने का अर्थ है मन, माइंड कहने का अर्थ है मन, जो हमारा मस्तिष्क है, मन है, माइंड है, पैशन जुनून। तो ये कहना चाहते हैं कि जो हमारा नैतिकता है, नैतिकता का अगर हम पालन करते हैं, मोरालिटी मतलब होता है नैतिकता, अगर नैतिकता का पालन करते हैं तो ये हमारे मन पर, माइंड मतलब मन, और पैशन का मतलब होता है जुनून, तो हमारे पैशन पे ये स्वामित्व प्राप्त करना है। हम अपने जो भी मान लीजिए हमारा जो कोई चीज़ खरीदने लायक हम नहीं हैं, हम उस योग्य नहीं हैं, मेरे पास उतना पैसा नहीं है, योग्य नहीं है, तो हम उसको जब पा ही नहीं सकते, खरीद ही नहीं सकते हैं, तो हम अपने मन पे काबू कर लेते हैं। तो यही होता है मोरालिटी, नैतिकता जो होता है हमारे मन पे काबू करता है, मन और पैशन जो जुनून होता है काबू में रखता है। सो डूइंग वी नो आवर सेल्व्स द गांधी जी, सॉरी वी नो हम लोग जानते हैं, आवर सेल्व्स, आवर सेल्व्स कहने का अर्थ है जो हमारी, द गुजराती इक्वावेलेंट फॉर सिविलाइजेशन मीन गुड कंडक्ट। गुजराती में सभ्यता को क्या कहा जाता है? तो गुड कंडक्ट कहा जाता है, एक अच्छा आचरण कहा जाता है। हम लोगों को मालूम है कि गुजराती में इस सिविलाइजेशन को, सभ्यता को क्या कहा जाता है, इसका मतलब क्या होता है? तो गुड कंडक्ट इसका मतलब होता है अच्छा आचरण। तो ये भी ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो ये गुड कंडक्ट इसका मतलब होता है अच्छा आचरण। गुजराती में सिविलाइजेशन का गुड कंडक्ट मतलब होता है, मतलब अच्छा आचरण होता है। तो आज के लिए इतना ही, क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो गया है, 40 मिनट हो गया है, और अगले वीडियो में जो भी 4, 5, 6 ये जो पैराग्राफ है इसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, और बहुत ही धीरे मतलब आराम से पढ़ा जाएगा जिससे कोई बोर ना हो। अभी 3 तक हुआ है, अगले वीडियो में 4 का मिलेगा, ठीक है। तो थैंक्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।